क्योंकि नई पीढ़ी जो हमें बहुत उच्छृंखल दिख रही है, बहुत एरोगेंट दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वरिष्ठ और कनिष्ठ पीढ़ी दोनों को समझना होगा कि हम दोनों ही सही हैं, हम दोनों की राय अलग अलग है। हर पीढ़ी एक अपडेटेड पीढ़ी होती है, उसके सही गलत बिल्कुल अलग होते हैं। मैं गया हूँ कोटा, मुझे लग रहा है कि है तो मेरा रूम पार्टनर, लेकिन यार मेरे से नंबर इसके जो है वो कम आए थोड़ा सा। ऐसे में मन अशांत हो रहा है, हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं है, तो हमें एक सोशल मीडिया का घुनघुना पकड़ा दिया गया है कि मेरे लिए अच्छी 6-7 से 9 घंटे की नींद सुख है, मुझे नशा नहीं करना पड़ रहा है नींद के लिए। कहते हैं मन शांत हो तो दुनिया भी सुकून लगती है, मन शांत हो तो दुनिया भी सुकून लगती है। जीवन में असली खुशी कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही मिलती है। लेकिन आज का ये समय ऐसा है जिसमें हम देख रहे हैं कि हर सबके जीवन में, चाहे वो आम हो या ख़ास हो, जीवन की रफ्तार, इस 21वीं सदी जो कि साइंस और तकनीक की जो है सदी कही जाती है, उसके अंदर मन बहुत अशांत हो गया है और आदमी अशांत मन से असली खुशी को भीतर नहीं बाहर खोज रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस मसले पर हम जो है शहर के बड़े जो हमारे सीनियर सेक्रेटरिस्ट हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी कि उनसे हम जानेंगे कि आखिर इसके क्या कारण हैं, क्यों ये आदमी अंदर की खुशी को कंप्रोमाइज़ करके बाहर जो है वो, और ये जो सोशल मीडिया का जो ज़माना आ रहा है उसमें एकाकीपन और बढ़ता जा रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जो है वो सुसाइड करने लगे हैं। तो इस मसले पर हम बात करेंगे डॉक्टर त्रिवेदी जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आज हर 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो उसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि हमारा जो कहा कि बहुत बेचैनी बढ़ रही है और एकाकीपन बढ़ रहा है। क्या आप इसकी वजह मानते हैं और ये समाज के लिए कितना घातक है? सर, बढ़ रहा है या बढ़ाया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं वो ऐसी स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं। हमें एक ऐसा समाज क्रिएट कर दिया गया है जहाँ पर हमें वैलिडेशन की ज़रूरत है, जहाँ मुझे लोगों के बीच में खुद को रिकॉग्नाइज़ कराना है। वो आर्थिक पक्ष हो सकता है, सामाजिक पक्ष हो सकता है, बच्चों के लिए शैक्षणिक स्तर हो सकता है, किसी पड़ोस वाले के लिए स्टेटस सिंबल हो सकता है, किसी राजनेता के लिए कोई पद हो सकता है, व्यावसायिक सफलता हो सकती है। और उसके जो मापदंड है वो करुणाहीन हो चुके हैं। बड़ा बड़ा गला काट प्रतिस्पर्धा है, जिसके चलते हम बेचैन से घूम रहे हैं। हमें वास्तव में खुद भी नहीं पता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, बस हम कुछ ना कुछ करते रहना चाह रहे हैं और हम रेस्ट करना भूल से गए हैं। ऐसे में मन अशांत हो रहा है, हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं है, तो हमें एक सोशल मीडिया का घुनघुना पकड़ा दिया गया है। उसे बहुत इजी और बहुत सस्ता कर दिया गया है ताकि कहीं ना कहीं हमारे उस एकाकीपन को कहीं कोई और ना मिल जाए। क्योंकि बाजारवाद का और पूंजीवाद का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है शांत मन। जितना ज़्यादा मन अशांत रहेगा, बाजारवाद पूंजीवाद उतना फलेगा फूलेगा। तो ये एक सोचा समझा ट्रैप भी है जिसमें व्यक्ति का कौशल ऐसा हो कि वो पहचाने कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, क्या उसे करना है, क्या उसे नहीं करना है। तो डॉक्टर साहब, ये जो कहा जाता है इंसान जो कुदरत की, ईश्वर की एक जो सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है कि इनकी रचना है, तो आखिर ऐसा कहाँ हो रहा है कि व्यक्ति कहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा है जिस कारण से ये उसकी मन की शांति को वो खो दे रहा है? देखिए, प्राथमिकताएं तय नहीं है और समाज के जो स्टैंडर्ड हैं हमें उन्हें फॉलो करने को ही सफलता हमने मान लिया है। सफलता के जो मापदंड हैं वो अब जीवन की गुणवत्ता बताए ही नहीं जा रहे हैं। कि जैसे हमारी जो आप हिंदुस्तान की बात करें तो परंपराएं थी कि हमें ये विद्यार्थी जीवन है, ये गृहस्थ जीवन है, ये वानप्रस्थ आश्रम है, तो बड़े ये टैक्टफुली डिजाइन किए गए थे। तो इनको बाजारवाद और पूंजीवाद ने एक दकियानूसी कंसेप्ट सा दे दिया है, तो हम जीवन जीना भूल गए हैं। हम हर चीज़ को चेस करते जा रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे निर्णय भी गलत हो रहे हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो रही है। आप देखिए कि बीपी, शुगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्या के मामले, नशे के मामलों में वृद्धि और नया ये डिजिटल एडिक्शन अलग से प्रॉब्लम होता चला जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को तय नहीं कर पा रहे हैं। हम जीवन की गुणवत्ता को फोकस कर ही नहीं रहे हैं कि मेरे लिए अच्छी 6-7 से 9 घंटे की नींद सुख है, मेरा पेट साफ हो रहा है ये भी सुख है, उसके लिए मुझे कोई चूर्ण नहीं फाँकना पड़ रहा है, मुझे नशा नहीं करना पड़ रहा है नींद के लिए, मुझे अपने रिलेशन्स में
टाइम दे पा रहा हूँ, मैं अपनी हर गतिविधि में अपने शौक को जिंदा किए हुए हूँ, ये सुख के क्राइटेरिया अब नहीं रहे। मैं कितनी रात तक काम कर रहा हूँ, कितने ज़्यादा गैजेट्स हैं मेरे पास, कितना मेरे पास टारगेट है, उन सबको पूरा करने को मैंने सफल मान लिया है। तो हमारा जो दिमाग है वो हाईजैक कर लिया गया है और हमें इस अस्थिरता को सफलता बता दिया गया है। तो आपके मन में आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इससे बचने का ये जो ट्रैप है, जिसको कहा कि आजकल पूरा कट थ्रोट कंपटीशन हम बता रहे हैं कि हर स्तर पर, चाहे वो आम हो या खास हो, हर एक कहीं ना कहीं, लेकिन आदमी अंदर से खुश नहीं है। तो इसके लिए क्या आपको लगता है कि वही असली खुशी, जिसको आपने जिस तरीके से कहा कि यदि आपको अच्छी नींद आती है, आपको ठीक से भूख लगती है ना, तो ये सब तो कहाँ हमारे भारतीय समाज में कहाँ क्या किस तरीके की जो है हो रही है, और इसका डॉक्टर साहब सोल्यूशन क्या है इसका? मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो खुशी है वो बेहद ही क्रॉस सेक्शनल है। हो सकता है कि मैंने अपने मन की कोई चीज़ खरीद ली, मुझे खुशी हो गई, आज मैं आप जैसे एक विद्वान व्यक्ति से मिल रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शांति है, जो पीस है, वो मेरे लाइफ का रूटीन पार्ट होना चाहिए, ना कि अल्टीमेट गोल। तो शांति के लिए पहले मुझे अपनी लिमिट सेट करनी होगी कि क्या मुझे नहीं करना है। जो मैंने आपको गतिविधियां बताई कि मैं इतना सो रहा हूं कि नहीं सो रहा हूं, मैं परिवार को कितना समय दे पा रहा हूं नहीं दे पा रहा हूं, मैं त्योहारों में कितना शामिल हो पा रहा हूं नहीं हो पा रहा हूं, वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम रोजगार में समय दे रहे हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का यूज़ मैं कितना कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे पता है कि मेरी सीमाएं क्या हैं, क्या पता है मेरे गोल्स क्या हैं सोशल मीडिया यूज़ करने के, कितना मैं समय दे रहा हूँ। तो अगर मैंने इन सब चीज़ों को बैलेंस करना सीख लिया तो मुझे लगता है आप विन विन सिचुएशन में होंगे। स्ट्रेस तो हर इंसान को आता है, बट आप बेहतर ढंग से डील कर पाएंगे। दुख हर इंसान को आता है, दुख की इंटेंसिटी को हम आध्यात्म के माध्यम से, अच्छी जीवन कौशल से मुझे लगता है हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम कितना मजबूत है, आप उसको कैसे डेवलप कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, कितने साल हो गए आपने अपने कजिन से बात नहीं करी, कितने साल हो गए आपने कहीं पर अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के यहाँ विजिट नहीं करी, आप शादी या मृत्यु में ही जा रहे हैं, वो भी एसएमएस और आरआईपी के माध्यम से काम चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अगर इन चीज़ों को समझें, एक थर्ड एम्पायर की तरह हम खुद को मैदान में खेलने के बजाय एक थर्ड एम्पायर की तरह देखें कि हम थर्ड एम्पायर के रूप में क्या देख पा रहे हैं। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जब मैदान में खेल रहे होते हैं, उनके खिलाफ कोई अपील होती है तो उन्हें लगता नहीं है कि शायद यार नहीं आउट रहा, कैसे मैं आउट हो गया। लेकिन थर्ड एम्पायर जो उनसे कमतर स्तर का खिलाड़ी होता है, वो टीवी पे बहुत आसानी से देख पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने खुद थर्ड एम्पायर बने, या किसी को ये पोस्ट दें कि वो थर्ड एम्पायर बन के आपके जीवन में गड़बड़ियाँ, गलतियाँ, कहाँ पे आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों हड़बड़ी है, उसको पहचानें और रियलिटी के साथ में रहें। अपनी सीमाएं अपने को डिसाइड करनी ही होगी। हर समय पर मेरी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये हमारी मनुष्य होने की सीमाएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हमें ये समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आपको मानसिक रोग नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही ब्रॉड शब्द है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आपको कोई मानसिक रोग नहीं है तो और आप मानसिक रूप से स्वस्थ भी हैं। तो इन पहलुओं को ध्यान में रख कर के जहाँ पर हमारे आर्थिक सामाजिक एंगल बेहतर चल रहे हैं, जीवन की गुणवत्ता बेहतर चल रही है, इस पर हम फोकस करें तो वो शांति के हम करीब पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है कि 100% शांति तो किसी को भी नहीं हो सकती अगर हम जीवन ही अशांत है। तो जितना बैलेंस करके हम चल सकें सर, उतना बढ़िया रहेगा। ऐसा आपने अभी बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि हम परिवार को कितना समय देते हैं। तो हमारे भारतीय समाज में एक परिवार एक बहुत बड़ी जो है, ख़ासतौर सर भावनात्मक, जो हमको एक इमोशनल सपोर्ट की जब ज़रूरत होती थी तो परिवार उसकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि परिवार में ही आजकल कई ऐसे किस्से आते हैं कि आपस में बाप बेटे में बात नहीं हो रही है, पति पत्नी में बात नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कहीं किसी बच्चे से उसका मोबाइल छुड़ा लिया तो वो उसी बात पे ये हो रहा है कि 14-15 साल के बच्चे जो है वो जो है गलत कदम उठा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जो है वो दांव पे लगा रहे हैं। सर देखिए, मैं इसको बहुत दूसरे एंगल से देखता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, और बल्कि मैं इसके विपक्ष में कुछ आंकड़े देता हूँ। हमारे भारतीय समाज में जैविक रिश्तेदारों से जुड़े हुए लोगों को ही परिवार कहा जाता है। और अगर हम आत्महत्या के आंकड़े देखेंगे, दुर्भाग्यवश लगभग 42% आत्महत्याओं का कारण पारिवारिक समस्याएं हैं। तो कहाँ से परिवार मंदिर हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि
उस परिवार का सृजन करना होगा जहाँ पर हम में समरसता और स्नेह है। वो परिवार में ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा कोई जैविक रिश्तेदार हो सकता है कि एक किसी जैविक रिश्तेदार से हमारी नहीं बन रही हो सकता है कि उसका बनना संभव भी ना हो। तो क्या हम स्वस्थ ढंग से अलग नहीं हो सकते? क्या हमें एक ऐसा द्वेष आए कि हम एक दूसरे के जान पे उतारू हो जाए, मार ही डालें? उससे बेहतर है स्वस्थ अलगाव। तो मुझे लगता है कि इसमें भी हमें न्यू नॉर्मल्स ढूंढने पड़ेंगे कि परिवार एग्जैक्टली हम बनाना कैसा चाह रहे हैं। अगर मैं आपके साथ समरसता से रह रहा हूँ, मुझे आपसे प्यार, सम्मान और परवाह मिल रहा है और आप मेरे जैविक रिश्तेदार नहीं हैं, फिर भी हम परिवार हो सकते हैं। यहीं इसी को हम दोस्ती का नाम देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार और स्नेह हमारे बीच में कम क्यों हो रहा है, उसको ढूंढना चाहिए। हर रिश्ते पे भी हमें ड्रैग नहीं करना चाहिए। स्वस्थ अलगाव को भी हमें प्रमोट करना होगा, ताकि ये जो 42% की जिसकी मैंने बात करी, वो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट अभी ये जो कहा कि वाकई में कि क्या परिवार मतलब हमारा जो न्यू नॉर्मल, आपने कहा कि परिवार नाम की संस्था में भी न्यू नॉर्मल की जो है वो ज़रूरत है। और हम देख रहे हैं खासतौर से जनरेशन गैप, तो ये दो पीढ़ियों को एक दूसरे को, दोनों पीढ़ियों के लिए आप जो पेरेंट्स की, माता पिता की भूमिका में हैं वो, और जो बेटा या बेटी की भूमिका में हैं, उन दोनों को खास तौर से कि भाई वो एक दूसरे को कम से कम समझें, तो एक दूसरे को की बात तो ठीक से सुने। जो मुझे लगता है कि यदि यहाँ संवाद ख़त्म होता है, वहीं सब चीज़ें, समस्याएं बिगड़ना चालू होती हैं। तो ये कहाँ आप दोनों पीढ़ियों को आप क्या कहेंगे कि दोनों पीढ़ी की जो जिस भूमिका में है, उनको कहाँ कहाँ क्या करेक्शन करने की ज़रूरत है? सर, असल में हमारे यहाँ परिवार के जो कंस्ट्रक्ट हैं उनमें भी न्यू नॉर्मल्स लाने होंगे। हमारे यहाँ उम्र जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा महिमा मंडित है। मैं अगर उम्र में किसी का पिता हूँ, चाचा हूँ, बड़ा हूँ, तो एक सम्मान का अधिकार मुझे सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूँ। मेरी बात को इसलिए माना जाए क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले व्यक्तिवाद को मजबूत करते हुए वरिष्ठ और कनिष्ठ पीढ़ी दोनों को समझना होगा कि हम दोनों ही सही हैं, हम दोनों की राय अलग अलग है। जहाँ पर हम अधिपत्य या मेरे अंदर एरोगेंस आता है, अहंकार आता है कि मैं तो पिता हूँ, मैं तो दादा हूँ, मेरी बात कैसे टाल दी, इसकी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के खिलाफ नहीं। मुझे ऐसा लगता है आपको हर पीढ़ी एक अपडेटेड पीढ़ी होती है, उसके सही गलत बिल्कुल अलग होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम दोनों ही पीढ़ियों को एक दूसरे से अलग होने को सम्मान देना होगा, नहीं तो टकराव की स्थिति बनती है। अहम आता है कि उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने कोई पारिवारिक परंपरा का फॉलो नहीं किया तो दादाजी ने आत्महत्या कर ली। इन सब से हमें बाहर आना होगा, क्योंकि नई पीढ़ी जो हमें बहुत उच्छृंखल दिख रही है, बहुत एरोगेंट दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक बात यह है कि उनके लिए जो सत्य हैं वो परम ग्रंथ नहीं हैं, उनके लिए वो इंस्टा फीड से आ रहे हैं, उनके लिए वो यूट्यूब की रील से आ रहे हैं। तो हम में उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। हमारे सत्य पवित्र ग्रंथों के हैं, उनके सत्य बिल्कुल अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। तो हमें इस अंतर को समझना होगा और हमारी बात न मानने को एरोगेंस नहीं समझना होगा। तो आपको लगता है कि कहीं मतलब जो माता पिता की जो भूमिका में है, जो वरिष्ठ पीढ़ी का जिनको कहा जाए, वो ठीक से नई पीढ़ी को ठीक से समझ नहीं रही है या उसको स्पेस नहीं दे रही, समझना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि पहले उस अहंकार से तो मुक्त हो कि मैं माता पिता हूँ, मैं ही सही हूँ, जो मैंने कहा है वही माना जाना चाहिए। उस पहले ऑरा से तो बाहर आए, पहले ये तो समझे कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। अब आप ही चाहते हैं उसे कि मेरा बच्चा जा कर के अमेरिका में यहाँ पर वो करे, फिर आप ही बोल रहे हैं कि अब मैं अकेला हो गया हूँ। आप ही उसको सुबह 6 बजे से भेज रहे हैं स्कूल, फिर 3 बजे के बाद उसको कोचिंग भेज रहे हैं, रात में बच्चा आपको मारुति वैन में एक अपहरण की तरह वो 9 बजे बच्चा फेंका जा रहा है। आप ही तो चाह रहे हैं कि आपका बच्चा ये बन जाए, तो उसके आपने सोशल कनेक्शंस पूरे काट दिए। अब आपको लग रहा है कि वो आपकी तरह बिहेव करे, वो रिश्तेदारों का सम्मान वैसे करे जैसे आप किया करते थे। अरे यार, आपने तो उसका सोशल कनेक्शन काट रखा है। तो जिस फ्रेम में आप उसको ढाल रहे हो, समोसे की फ्रेम में गुजिया कैसे बन जाएगी? तो आप जो फ्रेम में डाल रहे हो वही फ्रेम निकल के आएगा। फिर आप चौंक रहे हो कि अरे मैंने तो यार ये गुजिया क्यों नहीं बनी। तो आप उसको खुद ही शिक्षावाद में, बाजारवाद में, पूंजीवाद में झोंक रहे हो। फिर आपको लोग सोच रहे हो कि मेरे जैसी सोच हो जाएगी। तो ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है और हमारे पास
बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये आजकल की, हमारी बन नहीं रही बच्चों से, बच्चे बोल रहे हैं माता पिता से नहीं बन रही है। तो दोनों ही लोगों को एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है सर। डॉक्टर साहब, मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छे से कहा कि दोनों पीढ़ियों को एक दूसरे से समझने की ज़रूरत है, अंत में मैं अपनी बात जो मैंने शुरुआत से करी थी कि अंत में कि जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो तब तक बाहर से आप कितनी भी जो है आप रुपए पैसा धन संपत्ति सुख सुविधाएं जुटा लो, लेकिन वो असली खुशी नहीं है। तो हर आदमी मन की शांति आपके नज़रिए से क्या है, और हर आदमी को वो खुश रहे अंदर से हर परिस्थिति में। जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं होता है, जीवन में कुछ आपकी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में एक आदमी जो है वो अंदर से खुश रहे और वो गलत कदम ना उठाए खुद अपने लिए और अपने परिवार के इसलिए। तो इसके लिए आपको लगता है कि समाज में कहाँ कुछ करेक्शंस और सुधार की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें खुद से ट्रू रहना होगा। हमें समझना होगा कि मेरे मन में अगर कोई नकारात्मक विचार आ रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है, और उस रूट कॉज में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ उसे और स्ट्रांग बनाना है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो कैसे कर सकता हूँ उस पर सोचना है। साथ ही साथ अपना सपोर्ट सिस्टम बढ़ाना है और एक संतोष की लिमिट खींचनी होगी, क्योंकि ये रैट रेस है। आपने अगर सीमाएं डिसाइड नहीं करी तो ये अंतहीन है। और मज़ेदार बात यह है कि हमारे समाज का कंस्ट्रक्ट परिवार का ऐसा है कि हम जो तुलना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनका दायरा दुर्भाग्य से उन्हीं लोगों से होता है जो हमारे क्लोज होते हैं। मैं अमेरिका में किसी डॉक्टर से, किसी उद्योगपति से, किसी स्टूडेंट से नहीं जलूंगा, मैं उसको नहीं जानता हूँ। मैं किससे जलूंगा? अपने पड़ोसी से, अपने बुआ के बच्चे से, अपने चाचा के बच्चे से, अपने ही जिसको मैं फ्रेंड क्लेम कर रहा हूँ। मेरे मन में इच्छा है कि यार मैं उससे आगे निकल जाऊँ, और मैं बाहर फ्रेंडशिप का रिश्ता कर रहा हूँ। मैं गया हूँ कोटा, मुझे लग रहा है कि है तो मेरा रूम पार्टनर, लेकिन यार मेरे से नंबर इसके जो है वो कम आए थोड़ा सा, और मैं क्लेम क्या कर रहा हूँ दोस्तों। अब आप देखिए कि कितना बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है, कितनी बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। कैसे मैं शांत रह सकता हूँ उस व्यक्ति के साथ में? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही करुणामयी समाज बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब तक व्यक्तिवाद हावी नहीं होगा, मतलब हम किसी पर्सन के अस्तित्ववाद जब तक हावी नहीं होगा कि किसी भी इंसान के एग्जिस्टेंस की हम कदर करें, चाहे वो जैसा हो, कि अगर वो मेरी प्रजाति का है, वो कुछ भी है, लेकिन मुझे इसकी इसलिए रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि वो मेरी प्रजाति का है। भाई वो क्या कर रहा है डजंट मैटर, क्योंकि आध्यात्म की बात करें, अगर हम इसकी भी बात करें तो अल्टीमेटली हमको सबका तो एक ही परिणाम है, मृत्यु। तो क्यों हम किसी से ईर्ष्या द्वेष तुलना के जहर में जाएं? और समाज ने हमें सिखा दिया है, तो क्यों ना जब हम चेतना हासिल करें उन चीज़ों में हम कमी लाने की कोशिश करें। हो सकता है समाज ने मुझे गलत सिखा दिया कंप्लीटली, ओके, मेरे माँ बाप ने सिखा दिया, वो स्कूल ने सिखा दिया, उन जहर को अब मैं समझ रहा हूँ, अब तो कम कर सकूँ। तो ऐसा जब हम एक समाज बनाएंगे जहाँ पर संवाद होगा, करुणा होगा, सहिष्णुता होगी, टॉलरेंस होगा, तो मुझे लगता है कि फिर मानसिक स्वास्थ्य लोगों का बेहतर होगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा जो भारत है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, हम उसको हासिल कर सकेंगे। और इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे हम सबको ये समझना चाहिए कि स्वास्थ्य का ही कंपोनेंट है, और इसमें निर्णय लेने की क्षमता, हमारी जो तार्किक क्षमता है, वो सीधा सीधा मानसिक स्वास्थ्य ही है। इट इज़ नॉट अबाउट ऑलवेज की डिप्रेशन एंजाइटी, नो। हमारी रोज़मर्रा की डिसीजन मेकिंग भी सीधा सीधा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है सर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मतलब कि समाज में क्या समस्या के कारण है और इसका समाधान कहाँ है, और अंत में यही की ज़रूरत है कि हमारे समाज को करुणामयी, जिसमें हम सिर्फ एक दूसरे के हर इंसान की कद्र करें। ये डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि ईश्वर में इस धरती पर जो हर इंसान है उसकी कुछ न कुछ भूमिका है, और हम उसके अस्तित्व की कद्र करें। उसको केवल अपना प्रतिस्पर्धा या हम उससे ईर्ष्या ही हम पाल के खुद अपना भी मन की शांति भंग करेंगे, और कहीं ना कहीं एक समाज में भी इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। धन्यवाद बंसल न्यूज़ को, धन्यवाद। और आपको भी सर कि आपने मानसिक स्वास्थ्य जैसे जटिल विषय पर बात करने के लिए सोचा, क्योंकि इस पे यूजुअली लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, चैनल्स के पास इसके लिए समय नहीं होता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं। बट बंसल न्यूज़ ने मानसिक स्वास्थ्य पे बात करी, इसके लिए आपकी और आपकी टीम को धन्यवाद सर। डॉक्टर त्रिवेदी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करी है कि सबसे पहले
व्यक्ति को खुद से दोस्ती करने की ज़रूरत है। उसको खुद से दोस्ती करने के साथ साथ जो हर दूसरा प्राणी है उसको भी, उसके अस्तित्व को, उसके वजूद को और उससे भी दोस्ती करने की ज़रूरत है। तभी हमारा ये समाज दोबारा से एक करुणामयी समाज होगा, जिसमें हम एक दूसरे की हम भावना की कद्र करेंगे, एक दूसरे की फ़िक्र करना शुरू करेंगे, तो निश्चित ही समाज में जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा और जो जेलसी की भावना है वो निश्चित तौर पर कम होगी। और किसी ने खूब कहा है कि खुद से दोस्ती कर लो तो ज़िंदगी आसान हो जाए, खुद से दोस्ती कर लो तो ज़िंदगी आसान हो जाए, हर गम का वज़न हल्का और हर खुशी आसान हो जाए। तो सबसे पहले हमको खुशी अपने मन में तलाश करनी है, हमको अपने को खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना है, और इसके बाद ऐसा करेंगे तो वाकई में हम समाज में एक जो है एक सकारात्मक और एक अपेक्षित बदलाव हम ला सकेंगे।